अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। एलएसी पर बार बार पिटने के बावजूद चीन की हरकतें कम नहीं हो रही। गलवान में गर्दन तोड़वाने के बाद अब जिनपिंग तिब्बत के लोगों को लुभाने की जुगत में है, जबकि तिब्बत पहले से ही चीन का विरोध करता रहा है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। 2011 के बाद पहली बार जिनपिंग का तिब्बत जाना और लोगों को लुभाना, गिड़गिड़ाना साफ बता रहा है कि चीन को भारत से खौफ है। दलाई लामा तिब्बत छोड़कर भारत आ गए थे। दलाई लामा ने मोदी की तारीफ भी की थी। तिब्बत कभी भी चीन में नहीं जाना चाहता, यानी कि तिब्बत चीन के हाथ से लगभग निकला हुआ है। दलाई लामा पहले से ही भारत के फेवर में है। भारत चीन के बीच तिब्बत एक अहम कड़ी है। तभी जिनपिंग तिब्बत जाकर बौद्ध भिक्षुओं से मिल रहे हैं। खास बात यह है कि चीन तिब्बत में भी मुंह की खा चुका है, पाकिस्तान में बड़े प्रोजेक्ट लगाकर फंस चुका है, और जिस तरह पाकिस्तान को वो अपना सहयोगी मानता है, उसी पाकिस्तान में चीनी इंजीनियर्स मारे जा रहे हैं। अब चीन अफगानिस्तान में भी तालिबानी कमांडरों को ट्रेनिंग देकर दोस्ती बढ़ाने की जुगत में है। लेकिन तालिबान का मतलब तो साफ है, वो सिर्फ शरिया कानून, दहशतगर्दी और कट्टरवाद के लिए जाने जाते हैं। और साथ ही आपको पाकिस्तान की ड्रोन साजिश के बारे में भी आज अड़ी के इस पावर पैक्ड एडिशन में आपको जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले यह बड़ी खबर देखिए। भारत चीन तनाव के बीच आज की सबसे बड़ी खबर, तिब्बत में फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे शी जिनपिंग। पीएलए के सीनियर जनरल से लिया हालात का जायजा। सेंट्रल मिलिट्री के वाइस चेयरमैन भी जिनपिंग के साथ दिखाई दिए। भारतीय सीमा से मात्र 15 किलोमीटर दूरी पर जिनपिंग ने लिया जायजा। भारतीय सीमा से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर अरुणाचल के बॉर्डर के करीब निंगची पहुंचकर क्या क्या किया शी जिनपिंग ने, और यह गुपचुप तरीके से क्यों किया गया, आखिरी मिनट में लोगों को क्यों पता चला कि शी जिनपिंग उनके बीच में आने वाले हैं, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। पीएलए के सीनियर जनरल से हालात के बारे में जायजा लिया। सेंट्रल मिलिट्री के वाइस चेयरमैन भी जिनपिंग के साथ दिखाई दिए। भारतीय सीमा से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर जिनपिंग ने जाकर स्थितियां भांपी। सुमित हमारे संवाददाता इस बारे में आपको और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। सुमित, अचानक बगैर बताए आखिरी मोमेंट पर वहां लोगों को पता चल रहा है, तिब्बत के लोगों ने इसको कैसे लिया होगा, और जिनपिंग चाह क्या रहे हैं? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है दिनेश, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। यानी भारत और चीन के बीच जब एलएसी के ऊपर इतना कुछ पिछले 1-1.5 साल में चल रहा है, ऐसे वक्त में शी जिनपिंग का जाना और लगातार उन जगहों का दौरा करना, अभी तक वो इन इलाकों में नहीं गए थे, इसका 2 बड़े मकसद इस टाइमिंग के नजर आते हैं। पहला ये कि वहां पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों को और ज्यादा बढ़ावा देना, ये रिव्यू करना कि आखिरकार क्या कुछ जरूरत है, और दूसरा वहां पर तैनात अपने सोल्जर्स के मोराल को बूस्ट करना, और एक मैसेज भारत के लिए भी कि देखिए हमने अपने परमानेंट स्ट्रक्चर्स इन इलाकों में तैयार कर दिए। और ये ऐसा नहीं है कि चीन बहुत लंबे समय से नहीं कर रहा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बहुत लंबे समय से करता आ रहा है, लेकिन इस टाइमिंग पर जाकर ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर आपके कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा मजबूत है। ये चीन की स्ट्रैटेजी है, साइऑप्स है, दूसरों को, सामने वाले देश को दबाने की, उसको नीचा करने की। ग्रेट। सुमित चौधरी, मैं आपके पास लौटता हूं। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। नाम ही काफी है, मेजर जनरल जीडी बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये हमारे आर्मी वेटरन्स जिन्होंने हर वक्त आपको वो जानकारियां दी हैं। मेजर जनरल के सिवाच आपके साथ जुड़ रहे हैं। उनसे आपने हर वक्त वो जाना है जो कुछ दिनों बाद आपने घटते हुए देखा है। आपके साथ जुड़ रहे हैं ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड विनोद ऑगस्टिन, नभ स्पृश दीप्तम, न जाने कितने बार ही हैज रियली टच्ड द स्काई विद ग्लोरी, हमारे साथ आज चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। इनके पास मैं चलूं उससे पहले अहम खबर बता दूं, चीन के राष्ट्रपति ने पहली बार किया है तिब्बत का दौरा। चीन के राष्ट्रपति के तौर पर यह पहला दौरा। इसके पहले उपराष्ट्रपति होते हुए वो जरूर आए थे यहां 2011 में, अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे शहर का दौरा किया। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग निंगची शहर पहुंचे। जिनपिंग ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे बांध का निरीक्षण किया। भारत के विरोध के बावजूद चीन बना रहा विशालकाय बांध, और इससे पर्यावरण को भी है बड़ा खतरा। क्या है असल में चीन की मंशा, क्या करने पहुंचे थे वहां शी जिनपिंग? तिब्बत के लोग चीन के इन शासकों को, तिब्बत के लोगों को ये शासक फूटी आंखों अच्छे नहीं लगते, फिर वहां ये क्यों पहुंचे हुए थे, और क्या कह रहा है ये दौरा? इस दौरे के मायने समझने की कोशिश करते हैं। भारत के लिहाज से इस दौरे के मायने क्या है वो भी समझने की कोशिश होगी। आइए जरा देखते हैं क्या है ये दौरा। तिब्बत, ये आपको तिब्बत दिखाई दे रहा है, ये दुनिया की छत में जिसको शुमार किया जाता है, ये जिसको
तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। और वहां पर आपको दिखाई दे रहा है अरुणाचल के करीब ये जगह निंगची, ये वहां पर सिर्फ अरुणाचल प्रदेश से इसकी दूरी कुछ 1 किलोमीटर के लगभग 20 किलोमीटर के आसपास। यहां पहले उसने एयर स्ट्रिप बनाई और अब यहां पर पहुंचकर दौरा करके शी जिनपिंग क्या करना चाह रहे हैं। 2011 में सत्ता संभालने के बाद उन्होंने पहला दौरा किया था। 2011 में पहली बार वो यहां पहुंचे थे और तब आकर उन्होंने यहां की स्थितियां भांपी थी। अक्सर हुक्मरानों की, चीन के हुक्मरानों की यहां जाने की हिम्मत इसलिए नहीं होती क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने तिब्बत के साथ एक्चुअली जो किया है वो ज्यादती है। पता नहीं किस मुंह के साथ जाते हैं, बड़े मुश्किल से पहुंचते हैं। इस बार पहुंचे। निंगची शहर रणनीतिक रूप से बड़ा अहम है। आपको मैंने बताया अरुणाचल से लगा हुआ है। अरुणाचल से इसकी दूरी को देखते हुए और अब एक्चुअली इसको कनेक्ट किया जा रहा है। निंगची को ल्हासा से कनेक्ट किया जा रहा है और ल्हासा को आगे कनेक्ट किया जा रहा है, चेंगदू तक ले जाया जा रहा है ट्रेन के जरिए। वहां क्या करने की कोशिश हो रही है वो मैं बताऊंगा आपको। एयर स्ट्रिप तो पहले एयरपोर्ट में कन्वर्ट किया ही जा चुकी है। निंगची में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक विशाल डैम बनाया जा रहा है जिसको हम ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं, उसको चीन यारलंग सेंगपो नाम से जानता है। और वहां उस पर एक बड़ा बांध, सबसे ऊंचाई पर यह विशालकाय नदी पर जब बड़ा बांध बना रहा है तो 60 गीगावाट के डैम के निर्माण का सपना उसने देखा है। उसका निरीक्षण किया शी जिनपिंग ने और पीएलए के 2 टॉप कमांडर से मुलाकात की, स्थितियां भांपी। आप जानते हैं कि यहां पूरे लद्दाख से लेकर वहां अरुणाचल तक वो उसकी निगाह इस बात पर लगी हुई और हमको बहुत सारी चीजों को प्रियम्प्ट करना बहुत आवश्यक है। निंगची अहम क्यों है मैंने आपको बताया, आप जरा डिटेल में भी देख लीजिए। निंगची जिस जगह को आप देख रहे हैं यहां पर इनसर्कल्ड, ये लोकेशन, ये निंगची तिब्बत के प्रमुख शहरों में से एक है। निंगची अरुणाचल से लगा हुआ है। जंग के हालात में निंगची से अरुणाचल आना बहुत आसान है। चीन ने निंगची ल्हासा के बीच में बुलेट ट्रेन 120 से 200 तक की स्पीड की बुलेट ट्रेन जो है वो शुरू की है। निंगची से मेडोक काउंटी जो है उसकी वहां तक हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। मेडोक काउंटी अरुणाचल से बिल्कुल लगा हुआ हिस्सा। अब अगर ये उधर आगे मेनलैंड चाइना से जुड़ जाता है और बहुत तेजी के साथ रसद और सैनिक यहां पहुंचाए जा सकते हैं, अगर सड़क के रास्ते, ट्रेन के रास्ते, हवाई रास्ते से, तो उसको एक एज मिलती है। अगर ये हो रहा है तो क्यों हुआ है वो दौरा, निंगची पहुंचकर यहां लोगों से मुलाकात क्यों हुई है और निंगची के सामरिक मायने क्या हैं, ये समझने के लिए हम चलते हैं जीडी बख्शी साहब। और मैं अपने तमाम मेहमानों से ये अनुरोध करूंगा कि शुरुआत में अगर वो छोटा रखेंगे रिएक्शन और उसको सारगर्भित रखेंगे तो बहुत सारे एलिमेंट्स में दिखा पाऊंगा अपने दर्शकों को। सबसे पहले बख्शी साहब के पास चलता हूं। बख्शी साहब, देखिए, जब भी जो सुप्रीम कमांडर है उसके दौरे किसी मिलिट्री क्षेत्र में होते हैं तो वो बहुत अहम माना जाता है। याद रहे अभी कारगिल की 22वीं एनिवर्सरी आने वाली है और हमको बाद में खबर आई थी कि ये जो परवेज मुशर्रफ है ये कारगिल आया था, राइट, और उसके बाद सारा जो है धमा चौकड़ी वहां पे शुरू हुई थी। तो एक सुप्रीम कमांडर का विजिट एक ऐसे क्षेत्र में जहां के सैनिक तनाव है वहां पे जाना अपने आप में बहुत भारी अहमियत रखता है। और निंगची में तो वो बड़ा भारी डैम बना रहा है ब्रह्मपुत्र पे। इससे हमारे नीचे इलाके में, आसाम में तबाही वाली बाढ़ें आ सकती हैं, बहुत हमको नुकसान हो सकता है और विंटर के टाइम में ये पानी को रोक सकता है, खत्म कर सकता है, बड़ी तबाही मचा सकता है। अपने आप में ये एक जंग का कारण बन सकता है भारत और चीन के बीच में। ठीक है, वहां पे उनका आना, बड़े चोरी छुपे आना, एकदम से लास्ट मिनट उनकी जो है सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए बिल्कुल किसी को बताया नहीं गया, क्योंकि वहां पे भी इनको तकलीफ तो है। तिब्बत के लोग बहुत खफा है, बहुत खफा है। जैसे शिनजियांग के लोग खफा हैं, हांगकांग के लोग खफा हैं, वैसे तिब्बत के लोग भी बहुत खफा हैं चीन के शासकों से। जीडी बख्शी साहब, आपने एक बात अंडरलाइन की कि यहां पर टॉप कमांडर का पहुंचना, सुप्रीम कमांडर का पहुंचना, यह दिखाता है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है। ये बड़ा क्या हो सकता है? के सिन्हा साहब, कुछ फोर्सी कर रहे हैं आप? सवाल मेरा सिन्हा साहब से। देखिए दिनेश जी, जो चीजें परिस्थितियां बदल रही हैं, खास करके जो वेस्टर्न थिएटर कमांड का, जी हाँ,
जो मैं ये कह रहा था दिनेश जी, जिस तरह से वेस्टर्न थिएटर कमांड जो इस इलाके को देख रहा है उसकी पूरी रूपरेखा बदली है। और जब आप सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के खुद चेयरमैन है सी जिंग साहब, उनके साथ वाइस चेयरमैन का आना और निंगजी जाना, निंगजी की सामरिक जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। जैसे वो चेंगडू से जोड़ा जा रहा है, वो पूरा का पूरा 17 घंटे की जो उनकी मोबिलाइजेशन टाइमिंग है उसमें फर्क पड़ने वाला है। तो जब ये जुड़ जाता है और लासा से इसको फास्ट ट्रेन से जोड़ दिया गया है। खास करके जो आपने बताया, यहाँ से जो अरुणाचल प्रदेश 70,000 जो किलोमीटर है उसको कहता है कि ये पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश उसका है। उसमें देखिए 7 है जो एवेन्यू हम कहते हैं, जो सोंग है, सियांग है, ब्रह्मपुत्र का जो ये जिसको आपने ये बताया जनरल सिन्हा, मैं अपनी टेक्निकल टीम को कहता हूं आपके सिग्नल्स मुझ तक प्रॉपर नहीं पहुंच रहे हैं, जरा इसको दुरुस्त करवाएं। वो तब तक सिवाच साहब के पास जाना चाहता हूं। सिवाच साहब, क्या होगा? निंगची को ल्हासा से, ल्हासा को आगे जेंगझाऊ से जोड़ दिया जाएगा। अगर वो आगे चेंगडू तक पहुंच जाती है रेलवे लाइन और पूरी फंक्शनल हो जाती है, कितना एज मिल जाएगा इससे चाइना को? बिल्कुल, देखो दिनेश, इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक, और अरुणाचल पे अभी उसने ज़्यादा इंपॉर्टेंस डाल दिया है। और क्योंकि उधर उनका भी इलाके में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, और ये अभी नीचिंग के इलाके में जो ये बुलेट ट्रेन ले आया है, तो इसका मोबिलाइजेशन टाइम जो है ऑलमोस्ट 1/4 हो गया। ये हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि याद रखना चाहिए कि जब लड़ाई पहले भी स्टार्ट हुई थी भारत और चीन की, वो तवांग के इलाके से हुई थी। तो ऐसे में ये अरुणाचल प्रदेश का इलाका बहुत अहमियत वाला है। और जिस प्रकार से ये अब सी जिनपिंग आए हैं, चोरी छुपे आए हैं, और उसके बाद ये डेवलपमेंट देख रहे हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बाद अपने ट्रुप्स से मिल रहे हैं, उनका मोरल हाई कर रहे हैं। तो एक प्रकार ये मेरे को लगता है ये साफ सुथरा मैसेज भारत को भी भेज रहे हैं कि चीन हर तरफ से तैयार है, मगर उसको ये समझना चाहिए कि भारत भी पूरी तरीके से तैयार है। भारत ने भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तेजी से डेवलप कर रहा है, पूरा लद्दाख से लेकर सेंट्रल सेक्टर में भी, और इसके बाद आपके अरुणाचल में भी। पर मैं यही 3-4 बातें बताना चाहूंगा कि इसको लाइटली नहीं लेना है। आपने एक बात जो कही, मैं ये भी समझना चाहता हूं, हिंदुस्तान को मैसेज देने के साथ साथ क्या ये तिब्बत के संदर्भ में एक पॉस्चरिंग भी है क्या? तिब्बत को लेकर जो अब दलाई लामा जाहिर है उनका अपना एक स्टैंड है, एक निर्वासित सरकार चल रही है, तिब्बत के लोगों का अपना एक स्टैंड है, उसके बावजूद चीन काबिज है, ये भी एक सच्चाई है। मैं इसको जरा विनोद ऑगस्टिन साहब आपके पास लेकर आता हूं। क्या इसमें दोनों ही कोशिशें हैं? एक कोशिश तो ये कि हिंदुस्तान को मैसेज दे दिया जाए जब बातचीत चल रही है लद्दाख के संदर्भ में, दूसरी कोशिश ये कि तिब्बत के लोगों को संदेश दे दिया जाए कि एक्चुअली आप हैं किसके अधीन, किसके अम्ब्रेला के नीचे। थैंक यू दिनेश जी। 2 चीजें मैं इमीडिएटली मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। पहली बात, एक डिप्लोमेटिक पोस्टरिंग होती है, और प्रीमियर जब जैसे जनरल साहब ने कहा, प्रीमियर जब पहुंच जाता है निंगची, इसका मतलब बाकी उसके जो साजो सामान है, सारा जो प्रोग्रेस है वो वहां पे पहुंच जाता है। निंगची का एक बात आप लोग शायद जिक्र नहीं कर रहे हैं, वो है निंगची एयरपोर्ट का पहले एक सिविलियन एयरपोर्ट हुआ करता था जिसमें 4 या 5 जहाज मुश्किल से आता था। अभी आप जब आप बात करते हैं, आप अपने टीम को बोलिएगा वो गूगल अर्थ इमेज निकाले और दिखाए दर्शकों को। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जो सिविलियन एयरपोर्ट के बगल में वो लोग अपना मिलिट्री एक एयरपोर्ट बना रहे हैं उसी रनवे के ऊपर ही, और उस रनवे के इस पार आप देखेंगे तो S-300 या कोई भी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम का और उसका सारा अंडरग्राउंड सिस्टम वो बना रहे हैं अभी। राइट। और वो हमको साफ दिखता है, ये गूगल अर्थ का निकाल के दिखाइए जरूर लोगों को। इस पे पूरी एक गाड़ी का एपिसोड हम कर चुके हैं। आप कैप्टन साहब, इस पे पूरा एक एपिसोड कर चुके हैं। हमने दिखाया कैसे एक एयर स्ट्रिप बनाई उन्होंने, सिविलियन यूज के लिए बनाया, फिर उसके कैसे हैंगर बना लिए, कैसे उन्होंने अपने फाइटर क्राफ्ट्स वहां पर एयरक्राफ्ट्स रखे हुए हैं, और कैसे उस जगह को डेवलप कर दिया है उन्होंने, लाउंजेस बना दिए हैं, अपने सैनिकों के रहने के लिए जगह बना दी हैं, और अब सड़क भी सुधार ली। यहां पर आप देख रहे हैं एयरपोर्ट के बारे में आप ही बता रहे हैं, और साथ में बुलेट ट्रेन भी चला दी। मतलब उन्होंने सामरिक तैयारी पूरे तौर पर कर ली यहां। और गोल्फ 318 जो है ना, उनका जो चेंगडू से जो हाईवे आता है निंगची से नॉर्थ की तरफ चला जाता है लासा को। लेकिन लासा एक ऐसा शहर है जिसका रनवे एक हिल रेंज के इस तरफ एक टनल के थ्रू इस तरफ को आता है। वो ये जो
जो यारलुंग सांगपो का जो दूसरा वैली जो है ना, 2 वैली है, दूसरा वैली जो है, इसका जो रोड का निर्माण पहले से बेहतर होना, जैसे दोनों जनरल कह रहे हैं, ये हमारे लिए एक संकेत है। अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करते हैं तो वो कहता है ये प्रोवोकेटिव है, और अगर उधर जो कुछ हो रहा होता है वो जन कल्याण के काम कर रहा होता है। मैं इसको लेकर आपके पास आऊंगा, जीडी बख्शी साहब के पास जाऊंगा, लेकिन एक अहम खबर बताने के बाद एलएसी के नजदीक चीनी सेना ने एंटी टैंक मिसाइल तैनात की है। एंटी टैंक मिसाइल पीएलए की तिब्बत मिलिट्री कमांड को मिले HJ-12 वेपन्स, पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है HJ-12। HJ-12 के इस्तेमाल के लिए एक ही सैनिक काफी होता है। HJ-12 की तैनाती यह भी हिंदुस्तान के लिए बहुत गहरे मायने रखती है। सुमित, क्विकली, HJ-12। लेकिन निश्चित तौर पर दिनेश, अगर आप मोटे तौर पर देखें कि लगातार चीन ना सिर्फ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है, बल्कि पिछले 1 साल में उसने बातचीत के इस दौरान अपनी आर्म्स एम्युनिशंस को भी बढ़ाया। अगर आप तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के अंदर देखें तो वहां पर कितना ज्यादा चीन ने ना अपने जो एम्युनिशंस है, अपने इक्विपमेंट्स को और तेजी से बढ़ाया। लाइट टैंक्स कह लीजिए, अपने मिसाइल सिस्टम कह लीजिए, S-400 की बात कर लीजिए, तो सारी चीजें इसलिए क्योंकि चीन जानता है कि इन इलाकों में भारतीय सेना की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है। एयर डोमिनेंस हो या फिर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर हो, इसके अंदर भारतीय सेना बहुत मजबूत है। तो यही वजह है उन कैपेबिलिटीज को मैच करने के लिए वो तैयारियां बहुत जोर शोर से कर रहा है। पिछले 1 साल में कई इनपुट इंडिकेट करते हैं दिनेश कि कैसे चीनी सेना ने अपने परमानेंट स्ट्रक्चर्स वहां पर बनाए, वहां पर अपने इक्विपमेंट को बढ़ाया, अपने आर्म्स एम्युनिशंस को बढ़ाया, और लगातार रोटेशन किस तरीके से वहां पर अपने सोल्जर्स की कर रहा है। दिनेश, इधर साथ में WMCC की बातचीत भी, ये गजब का चाइना है जिसको हम देख रहे हैं। लेकिन तिब्बत में ड्रैगन की साजिश, ताशकोरगन में वहां क्या दिखाई दे रही है, आइए आपको इधर लेकर चलते हैं, ये अहम जानकारी देते हैं। और जरा देखिए, ये एक के बाद एक साजिशें चीन की तरफ से। यहां पहुंचकर हमने आपको बताया ब्रह्मपुत्र पर डैम, अपने लिए बिजली, भारत के लिए खतरा। भारत, सिर्फ भारत नहीं, पर्यावरणविद भी इस बात को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। आप जानते हैं कि आगे नदी कई न जाने कितने सारे लोगों की जीवनदायिनी नदी है, इसकी धारा मोड़कर अपने लिए बिजली बनाने का काम जो कर रहा है चीन, उस पर हम आएंगे। चीन पर अब कुदरत का कहर कैसे बरस रहा है। लेकिन आप जरा यहां पर देख लीजिए, ये पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, बुरांग काउंटी नया एयरपोर्ट, टिंगरी काउंटी यहां पर भी नया एयरपोर्ट, निंगची जिसके बारे में अभी ऑगस्टीन साहब बता रहे थे, यहां हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, खैर वो तो एक जो है वो अपने लिए बता रहा है कि हम ये 3 जॉर्ज डैम से भी ज्यादा बिजली यहां पर तैयार करेंगे। लेकिन फिर यहां पर आइए, नए हाईवेज बनाए जा रहे हैं और निंगची ल्हासा के लिए बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है इस पूरे इलाके में। ये एक्चुअली जो अभी बातचीत हुई उसका एक तरीके से ये कार्टोग्राफिक रिपीटिशन है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली चीन क्या चाह रहा है और उसने अपनी तैयारी किस कदर, यहां लद्दाख से लेकर अरुणाचल के तक, जहां पर भी सरहद के किनारे वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सकता है, वो इस कदर कर रहा है कि हिंदुस्तान के लिए वो आने वाले दिनों में एक बड़ा कंसर्न रहेगा। आप देखिए यहां पर तिब्बत चीन विवाद का पूरा मामला क्या है, इसको पूरा समझ लेना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहां न सिर्फ सामरिक तैयारियों के लिहाज से, स्ट्रैटेजी के लिहाज से पहुंचे थे ये शी जिनपिंग, बल्कि तिब्बत को भी कॉन्फिडेंस में लेने के लिए। हालांकि यह नामुमकिन काम है, लेकिन नामुमकिन काम भी करना शी जिनपिंग चाहते हैं, तो उसमें क्या किया जाए। तिब्बत चीन विवाद का ये पूरा मामला क्या है। चीन और तिब्बत के बीच बरसों पुराना विवाद। चीन का दावा 13वीं शताब्दी में चीन का हिस्सा था तिब्बत। मुझको लगता है पूरी दुनिया को ये बता सकता है कि एक जमाने में वो चीन का हिस्सा हुआ करती थी। चीन के दावे को खारिज करता है तिब्बत। तिब्बत ने कहा है 1912 में तिब्बत ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया था और 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया। 1951 में एक समझौते के तहत तिब्बत चीन का हिस्सा बना। चीन की संधि को नहीं मानते हैं दलाई लामा। आप जानते हैं दलाई लामा यहां पर हैं हिंदुस्तान में, और यहां से एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल यहां से चल रही है जो तिब्बत में ऑपरेट करती है। दलाई लामा का भारत का कनेक्शन वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। दलाई लामा ने चीन पर जबरदस्ती संधि का आरोप लगाया। वो 17 पॉइंट जिस फॉर्मूले की बात करते हैं वो 1955 के बाद चीनी विस्तारवाद के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। पूरा तिब्बत चीन के विरोध में आंदोलन करने लगा। मार्च 1959 में दलाई लामा को बंधक बनाने वाला था चीन। सैनिक के वेश में दलाई लामा ल्हासा से निकलकर भारत पहुंचे थे। भारत सरकार ने उन्हें शरण दी। चीन ने विरोध दर्ज किया। 1962 के भारत चीन युद्ध की एक बड़ी वजह तिब्बत भी था। दलाई लामा यहां पहुंच चुके थे। दलाई लामा आज भी भारत में हिमाचल के धर्मशाला में रहते हैं। धर्मशाला से ही तिब्बत की निर्वासित सरकार चलती है। अब आप ये अगर तिब्बत का इतिहास जानते हैं, तिब्बत का भारत की तरफ झुकाव जानते हैं, दलाई लामा के प्रति तिब्बत के लोगों की श्रद्धा जानते हैं, तो फिर आप ये भी समझ गए होंगे कि शी जिनपिंग जब यहां पहुंचे हैं तो केवल ये प्रोजेक्ट्स, इनका निरीक्षण और उद्घाटन उनका मकसद नहीं था। उल्टी कैसे पड़ रही है। लेकिन ड्रैगन देखिए हमेशा अपने आप को 1.5 शाना मानता है। हो क्या रहा है जनरल जीडी बख्शी, ये सवाल लेकर मैं आपके पास आने वाला हूं। ये 1.5 शाने लोगों का होता क्या है ये समझने के लिए, लेकिन उससे पहले साजिश और क्या हो रहा है उसके साथ। तिब्बत पर दावा किया उसने,
अब निंगची जाकर गिड़गिड़ा रहा है कि हमारे साथ आ जाओ। पहले कब्जा कर लिया, अब कह रहा है हमारे साथ तो आ जाओ, हमारे तो बन जाओ। साजिश, अरुणाचल में बांध बना रहा है और मुंह के बल कैसे गिरा है कि बारिश ने 1000 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। कुदरत भी सजा दे रही है, किए हुए का रिकॉर्ड रख रही है। पानी रोकने का प्लान किया, ज्यादातर हिस्सा बाढ़ में डूब गया है और यह बता रहा है कि अगर नदियों से एक हद से ज्यादा छेड़छाड़ होगी तो भुगतना तुमको भी पड़ेगा। पाकिस्तान में सीपेक पर काम, चीनी इंजीनियर्स की हत्या, काम बंद। जो इंजीनियर काम कर रहा है वो भी देख लीजिए किनारे। एक तरफ वो सड़कों का निरीक्षण कर रहा है, दूसरी तरफ कंधे में बंदूक है, न जाने जान पर कब बन जाए। तालिबानियों को हथियार दिए गए और अब अफगान से अपने कर्मचारियों को वापस बुलाना पड़ रहा है उसको। तो जो उसने किया है आखिरकार उसको भुगतना पड़ रहा है जीडी बख्शी साहब। लेकिन अब ये जो उसकी विस्तारवाद की नीति है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तिब्बत के लोगों को अपने साथ भरोसे में लेने की कोशिश, इसका हश्र क्या देखते हैं सर आप? देखिए साहब, ये जो बेगोक डैम है जो न्यांची में ब्रह्मपुत्र के मोड़ पर, यारलुंग सांगपो के मोड़ पर इतना भारी डैम जो वो बना रहा है, अपने आप में ये विवाद का भारी विषय है। क्या डाउन स्ट्रीम इफेक्ट होगा? वो कह रहा है फ्लो ऑफ द वाटर डैम है, केवल बिजली निकाल रहे हैं हम, पानी नहीं पॉन्डेज कर रहे। उससे भी साहब इतनी बड़ी पॉन्डेज आप वहां करेंगे, नीचे अर्थक्वेक्स हो सकते हैं और वो जो है पूरी ब्रह्मपुत्र की फ्लो में इफेक्ट पड़ सकता है। बाढ़ में के सीजन में भयानक भीषण असम में तबाही मच सकती है। ये अपने आप में एक वो है। फिर जो चीन है वो तिब्बत के लोगों को अपनी फौज में रिक्रूट करने की कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा उसकी 4th हाईलैंड मोटराइज्ड डिवीजन, 6th मैकेनाइज्ड डिवीजन जो वो शिनजियांग से लद्दाख के सामने लाया था, उनकी हालत, उनकी बत्ती बंद हो गई ठंड में। उनको अब हटा के दूसरी नई फ्रेश डिवीजन लाई गई है और वो तिब्बत के लोगों को रिक्रूट कर रहा है, फौज में डाल रहा है ताकि भारत के खिलाफ वो ऐसे ट्रूप्स लगाए जो कि उस हाई एल्टीट्यूड में रह सकते हैं। चीन के सिपाही तो इस हाई एल्टीट्यूड में आने से मना कर रहे हैं। आपने वो वीडियो देखा होगा जब वो धाड़े मारकर बच्चों की तरह रो रहे थे जब हुक्म सुनाया गया कि आप इंडिया के बॉर्डर पे जाओगे। ठीक है साहब, वहां कुछ जो है पक रहा है, वो अच्छा नहीं है। हमको सतर्क रहने की बहुत जबरदस्त जरूरत है। जो दाल में कुछ काला है, लेट्स बी वेरी क्लियर, लेट्स बी वेरी क्लियर। जो कुछ वहां पक रहा है वो ठीक नहीं है। लेकिन अब दो चीजें हैं, ये आपने ये बात बिल्कुल सही कही और मैं ये मानता हूं कि जब आप ये कह रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इसको प्रोएक्टिवली देख रहा होगा। लेकिन के सिन्हा साहब, आपके पास एक बात समझने के लिए आ रहा हूं, क्या तिब्बत के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने की मंशा भी है इसमें, और अगर ऐसा है तो इसमें कामयाब होगा क्या चीन? देखिए दिनेश साहब, चीन दो चीजें बहुत कर रहा है और शी जिनपिंग का ये प्लान है। वो कर रहा है कि जो बुद्धिज्म है वो चाइनीज बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर रहा है। पंचम लामा का जो लफड़ा है जिसको अभी पूरे विश्व के अंदर में, और देखिए दलाई लामा साहब तो हम चला रहे हैं मगर हमने तिब्बत कार्ड को उतना नहीं खेल पाए जैसे खेलना चाहिए था। मगर जो पंचम लामा का लफड़ा है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स काफी बड़े तेजी से आया है, तो ये वहां के लोग नहीं मानेंगे। मगर आप ये मान के चलिए कि जितने भी वहां पर गोम्पास थे, जितने भी बुद्धिज्म के साइंस थे, उनको उसने बदल दिया है बाय फोर्स। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और जितने भी वहां पर मॉन्क थे, जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, जो कि भारत के साथ एक्चुअल बुद्धिज्म के मानते हैं। का दौरा भी अभी हुआ है, वो कई मॉनेस्ट्री भी गया है। ये भी पता चल रहा है कि शी जिनपिंग का दौरा कई मॉनेस्ट्रीज में भी वहां आसपास की हुआ है। क्या वहां पर ये जो आप कह रहे हैं कि बुद्धिज्म का चीनीकरण करने की जो कोशिश है, पहले तो उन्होंने दे दी कुरान अपने तरीके से लिख दी है और मुसलमानों को जो वहां रहते हैं कहा है कि तुम ये कुरान पढ़ो, वो वाली नहीं जो तुम्हारी चलती आई है। अब यहाँ बुद्ध धर्मों के अनुयायियों को ये जो कहा जा रहा है, इसको लिया कैसे जा रहा होगा सिवाज साहब, क्विकली?
देखो दिनेश, इसमें कोई शक नहीं, अगर चीन को तिब्बत के साथ लेना है और उसको भारत के साथ आगे लड़ाई लड़नी है तो वो चाहते हैं कि तिब्बत के लोग उनके साथ रहें, और तिब्बत के लोग बिल्कुल साथ में नहीं है, वो दलाई लामा के साथ है। तो ये जो बुद्धिज्म ला रहे हैं वो चीनी बुद्धिज्म है, उसको वो कन्वर्ट करने की ट्राई करें, लोगों को थोड़ा सा माइंड ब्रेन वॉश करें। अभी देखो आपने ये भी सुना होगा, ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जैसे अपनी है ऐसी वो भी रेज करें टिबेटन फोर्स से, क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया है कि जो चीनी है हान पॉपुलेशन वो लड़ नहीं सकती हाई एल्टीट्यूड में और लो टेम्परेचर में। तो ये लोकलों को एक प्रकार रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ले जा रहे हैं फिर मोंग से उनकी एक प्रकार से सलामी दिलाने के लिए। तो मेरा मतलब यह है कि ये कन्वर्ट करने की कोशिश करें तिब्बत का जो बुद्धिज्म है उसको चाइनीज बुद्धिज्म की तरफ, मगर वो सक्सेसफुल नहीं होगा। लोग नहीं चाहते, लोग दलाई लामा को चाहते हैं, मगर कोशिश पूरी है चीन की, और चीन चाहता है कि किसी तरीके से जो तिब्बत की पॉपुलेशन है धीरे धीरे उसको एक तो उसकी डेमोग्राफी चेंज की जाए और एक जो टिबेटन को फौज के अंदर डाला जाए जो पहले नहीं। कुछ जोड़ना चाह रहे हैं सर? मैं आप लोगों के पास आ रहा हूं एक अहम खबर देने के बाद। पाकिस्तान तालिबान की दोस्ती का एक और सबूत सामने आया है। तालिबानी लड़ाकों से हाथ मिलाता दिखा है बाजवा का जवान। स्पिन बोल्डक में पाक जवान तालिबान की हाथ मिलाती तस्वीर वायरल हो गई है। अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर स्पिन बोल्डक में तालिबान का कब्जा हो गया है। पख्तिया प्रांत की एक कस्टम पोस्ट भी तालिबान के कब्जे में आ गई है। और ये खबर जब हम तक पहुंचाई सुमित चौधरी ने तो कहा यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है। क्या कहती है उसकी तर्जुमानी सुमित खुद करेंगे। क्विकली सुमित। देखिए लगातार दिनेश ऐसी तस्वीरें बहुत सी सामने आ रही हैं कि कैसे खास तौर पे पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान के बॉर्डर्स हैं उस पे जो एक सामरिक दोस्ती नजर आती है तालिबान और पाकिस्तान फोर्सेस के बीच में, ये तस्वीर उसी को बयां करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसी कई तस्वीरें पहले भी हम देख चुके हैं, लेकिन अभी के वक्त में ये तस्वीर इसलिए बहुत कुछ कहती है क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक तरीके अपने वेस्टर्न फ्रंट्स के ऊपर तालिबान से गठजोड़ कर लिया। वो चाहते हैं कि चीजें सही रहें, यही वजह है कि उन्होंने तालिबान के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं और आर्म्स एम्युनिशंस के साथ साथ पूरा सपोर्ट किया जा रहा है। और अभी अगर आप देखें तो अफगान फोर्सेस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि इन रूट्स को डोमिनेट करना, लेकिन पाकिस्तान फोर्सेस की तरफ से ना सिर्फ सपोर्ट अंदर खाने किया जा रहा है बल्कि उनको एम्युनिशंस और दूसरे साजो सामान भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, तालिबान के साथ क्यों है, लेकिन ये जो गठबंधन आपको दिखाई दे रहा है, जो एक्चुअली गठबंधन सामने नहीं दिखाई देता लेकिन दिखाई दे जाता है इस तरीके से, कभी पाकिस्तान कोई जवान हाथ मिला रहा होता है, कभी तालिबान के साथ चीन दिखाई देता है। क्या है ये पूरा मामला? जल्दी से देखिए। जनरल बख्शी मैं आपके पास आ रहा हूं, आपका इशारा मैंने देखा था चीन वाले मामले में, अगर कोई कमेंट है तो आप दे सकते हैं। लेकिन अफगानिस्तान के रास्ते ईरान तक आर्थिक गलियारा बनाना चाह रहा है चीन, इसलिए यह घालमेल दिखाई दे रहा है। एशिया में अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाह रहा है चीन, इसलिए भी यह घालमेल दिखाई दे रहा है। भारत के खिलाफ तालिबान के इस्तेमाल की रणनीति है, इसलिए भी यह घालमेल दिखता है। और तालिबानी शासन में ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक केंद्र बन सकता है, बहुत शिद्दत से चीन को यह लग रहा है, लिहाजा वो कई चीजें प्रीएम्प्ट करना चाहता है। शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों के आंदोलन को तालिबानी सपोर्ट का डर है और शिनजियांग की 8 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है। इसको देखते हुए भी चीन बहुत सारे कदम उठा रहा है। लेकिन अब यह घालमेल, इसका हश्र, यह भी समझेंगे यह कहां तक जाती हुई बात दिखाई दे रही है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो हर किसी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से छूने वाला है। जनरल बख्शी देखिए, जो अफगानिस्तान की फौज है, याद रहे 2015 से तमाम फाइटिंग अमेरिकन उसी से करवा रहे थे, केवल एयर सपोर्ट दे रहे थे। जब अमेरिकी फोर्सेस भागे बिल्कुल छोड़ छाड़ कर, तो अफगानिस्तान की जो नेशनल आर्मी है उसकी पहली कोशिश थी कि वो तमाम बड़े शहरों को बचाए, इसलिए उसने अपने आप को बॉर्डरिंग दूर दराज के इलाकों से अंदर खींच लिया। इसका फायदा उठाकर तालिबान ने जो भी रास्ते पाकिस्तान से, स्पिन बोल्डक से अफगानिस्तान में आते हैं उस पे कब्जा किया है। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान को जो रास्ते जाते हैं उन पे कब्जा करके वो चोक करने की कोशिश कर रहा है कि जो बाहर से सप्लाई आती है उनको चोक किया जाए। मैं नहीं समझता कि अफगानिस्तान की फौज अभी तक पूरी तरह से खत्म हुई है। वो इन इलाकों को वापस लेने की कोशिश कर रही है। ये जो आपने शेक हैंड दिखाया, ये बहुत ही जरूरी है, बहुत अहम है। ये पूरी कहानी बताता है किस तरह पाकिस्तान की एयरफोर्स हम लोग एक बात मानते हैं, कुछ कहते हुए अगर छींक आ जाए तो बात 100% सही होती है। और ये जो आपने कहा है ये निश्चित रूप से आने वाले दिनों में सच होती हुई दिखाई देगी
ये हम लोग तो पढ़ाई करते हुए कई बार ये मानते थे कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो अगर उस समय आपको छींक आ गई, मुमकिन है कि वो आपके प्रश्न पत्र में वो सवाल दिखाई दे जाए। खैर, मजाक एक तरफ, एक बार फिर सीरियस होते हैं। तालिबानी लड़ाकों पर अफगानिस्तान सेना के ताबड़तोड़ हमले देखने को मिल रहे हैं। सेना ने 24 घंटे में 152 तालिबानी आतंकी मार गिराए हैं। 152 तालिबानी आतंकी। अफगान सेना के ऑपरेशन में 53 तालिबानी घायल हुए हैं। लोगर, कुनार, गजनी, कंधार और बल्ख में बड़ा एक्शन। ऑगस्टीन साहब, इज इट अ कमबैक फॉर अफगान फोर्सेस? ऑगस्टीन साहब, आपसे सवाल किया मैंने, क्या ये अफगान फोर्सेस का कमबैक है? 100%। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। अफगान फोर्सेस वेल ट्रेन्ड हैं, वेल इक्विप्ड हैं और अमेरिका के नीचे ट्रेन्ड हैं और बाकी सारे कंट्रीज उनको सपोर्ट कर रही हैं आधुनिक हथियारों से इसमें। बट वो एक ही चीज लैक करते हैं, वो है करेज, जो तालिबानियों के पास है। अभी ये इक्विपमेंट वर्सेस करेज का लड़ाई है। हमने हिस्टोरिकली ये देखा है, करेज जीतता जरूर है, लेकिन इक्विपमेंट जब कम होता है तो करेज भी बहुत कम पड़ जाती है, इक्विपमेंट हावी पड़ जाता है। आप ईरान, इराक, बहुत रियलिस्टिक बात आपने कही है। अक्सर हम कहते हैं कि मैन बिहाइंड द मशीन मैटर्स, लेकिन आपने ये कह दिया कि अलॉन्ग विद द मैन मशीन ऑल्सो इज समथिंग व्हिच मैटर्स अ लॉट। ये अफगानिस्तान के से जुड़ी हुई एक और अहम खबर सर, अफगानिस्तान की मदद के लिए आया अमेरिका। अफगानिस्तान में तालिबान पर अमेरिका के एयर स्ट्राइक, यूएस फाइटर जेट और ड्रोन से तालिबान के ठिकानों पर गिराए बॉम्ब। अमेरिकी एयर स्ट्राइक में तालिबान के कई ठिकाने ध्वस्त। सुमित चौधरी, क्या ये अशरफ गनी ने प्लीड किया होगा अमेरिका से कि आपने जो किया था उसको यूं मिट्टी में क्यों मिलने दे रहे हैं, मदद कीजिए? देखिए, इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है दिनेश, क्योंकि लगातार ये इनपुट मिल रहे थे कि अफगान फोर्सेस के कई इंस्टॉलेशंस को, कई महत्वपूर्ण इक्विपमेंट को या फिर उनके स्ट्रेटेजिकल जो उनके वेपन्स थे उसको तालिबान ने कैप्चर कर लिया। और अमेरिका को ये दिक्कत थी कि अगर वो इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ कर लिया गया तो अमेरिका को बहुत बड़ी कैजुअलिटी होती है। जिस तरीके से अमेरिका धीरे धीरे निकल रहा है तो नहीं चाहते कि अमेरिका को किसी तरीके के नुकसान हो। तो यही वजह है कि अमेरिका की तरफ से उनको डिफेंस फोर्सेस के खासतौर पर एयर स्ट्राइक्स की गई ड्रोन की मदद से और इन एरिया को खाली कराया गया ताकि अफगान फोर्सेस इनको दोबारा से रिकैप्चर कर सके या फिर तालिबान की जो इंपॉर्टेंस बनी है या उनकी जो डोमिनेंस बनी है उसको कम किया जा सके। दिनेश, राइट, मैं इस पर आऊंगा कि तालिबान इस पर क्या कह रहा होगा कि दिस इज चीटिंग, या उसको ये याद आया होगा कि उसने क्या कहा था टेबल पर बैठकर जिसको फॉलो नहीं किया। सिन्हा साहब, इशारा देख रहा हूं, आपके पास आऊंगा। एक अहम खबर बताते हुए हिंदुस्तान के लिए 15 अगस्त के मद्देनजर एक थ्रेट सामने दिखाई दे रहा है। जम्मू में पाकिस्तान की एक और आतंकी साजिश नाकाम की गई है। सेना ने अखनूर में विस्फोटक से लैस ड्रोन ढेर किया है। 5 किलो आईडी से लदे ड्रोन को सेना ने मार गिराया है। ये आईडी अगर ब्लास्ट हो जाने पाता, क्योंकि ये हैवी एक्सप्लोजिव से लैस था, ये इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस अगर ब्लास्ट कर जाने पाती, अगर इसको डेटोनेट कर दिया जाता तो ये बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। और स्वतंत्रता दिवस सामने है, थ्रेट परसेप्शन बड़ा है। ये देख लीजिए आप, पाकिस्तान की ड्रोन साजिश नाकाम की गई है। मैं आपको लगातार बता रहा हूं, ऑगस्टीन साहब के पास चलेंगे तो एक बार फिर विस्तार से समझेंगे। लगातार ड्रोन देखे जा रहे हैं हिंदुस्तान के सरहदी इलाकों में जो पाकिस्तान से लगा हुआ है, और वहां पर देखा जा रहा है कभी जम्मू में, कभी दूसरे इलाकों में ये ड्रोन्स दिखते हैं जो अलग अलग तरह के, अलग अलग किस्म के होते हैं, जो माइक्रो होते हैं, स्मॉल होते हैं। इस बार जो दिखा है वो अभी तक का बड़ा ड्रोन है। विस्फोटक उतारने के लिए ड्रोन नीचे आया था, इसमें एक्सप्लोजिव था और ये उतारने के लिए नीचे की तरफ आया, लेकिन इससे पहले सेना ने इसको ताड़ लिया। सेना ने फायरिंग कर ड्रोन को उड़ा दिया। ड्रोन के साथ 5 किलो आईडी बंधा मिला। अगर ये आईडी ब्लास्ट हो जाता तो एक बड़ी दुर्घटना हो जाती। आतंकियों तक विस्फोटक पहुंचाने का शक यह भी हो सकता है कि आतंकियों को पहुंचाया जा रहा हो। फ्लाइट कंट्रोलर और जीपीएस से लैस ड्रोन एक हेक्साकॉप्टर था। 6 पंखे लगे हुए थे ड्रोन में। ये 6 पंखे 12 किलो वजन को लेकर उड़ रहे थे और ड्रोन में चीन, ताइवान और हांगकांग के पार्ट्स लगे हुए थे। ताइवान, चीन, हांगकांग के पार्ट्स और पाकिस्तान से लगी हुई सरहद में इसका पाया जाना। ऑगस्टीन साहब, क्या इशारा है ये? देखिए, आपने जैसे कहा है, ये एक आईडी डिलीवरी ड्रोन था। और इस इमेज को आप फिर से एक बार दिखाएंगे तो मैं एक चीज और बताऊंगा आपको। ये दर्शकों को समझना जरूरी है। ये जो डिलीवरी 2 तरीके से हो सकती है। एक है एक जीपीएस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में आकर के उसको ड्रॉप कर देना और लोग उठा के ले जाएं, और दूसरा जो है लैंड करके वो 2 आर्म जो खाली दिख रहे हैं आपको, उसमें से आईडी निकाल के वहां पे काउंटरवेट लगाएंगे और उस काउंटरवेट के साथ वो वापस ड्रोन चला जाएगा। उसके ऊपर ही एक बटन है उसके दबाने से। और ये
ये ड्रोन जो है ये आईडी प्राइम्ड आईडी नहीं था, तो ये एक ब्रिक की तरह समझ लीजिए। ऐसा ये इस पर्टिकुलर ड्रोन ने कम से कम 5 या 6 सॉटी मिशन कर चुका है हीरानगर से लेके जम्मू के हर इलाके में, और इस बार ये पकड़ा गया। इसका मतलब 5 बार 20 से 25 किलो का RDX 15 अगस्त के लिए ऑलरेडी इंडिया में घुस चुका है। और इंटरनल ये तो बहुत बड़ा थ्रेट है सर, अगर ऐसा हो रहा है तो। और ड्रोन तो ऐसा लगता है कि एक बड़ा चैलेंज हो गया है। ये सिन्हा साहब से मैं समझना चाहता हूं। ऑगस्टिन साहब, आता हूं आपके पास, सिन्हा साहब के पास जाना मेरा ड्यू है। सिन्हा साहब, ये चैलेंज अगर सामने है, हम कितने इक्विप्ड दिखाई दे रहे हैं सर? देखिए दिनेश साहब, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज पूरे विश्व के लिए उभरा है, और खास करके जैसे आपने देखा अजरबैजान आर्मेनिया में इसका यूज हुआ था। मगर अभी भी मेरा मानना है कि जो पाकिस्तान के अंदर में जो ड्रोन्स आए हैं, और वो 30,000 ड्रोन दिए थे चाइना ने, एक दो नहीं 30,000 ड्रोन्स हैं जो कमर्शियल ड्रोन्स के कैटेगरी में आते हैं। आर्म्स ड्रोन्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो कमर्शियल ड्रोन्स की बात, उसमें से जो लश्कर-ए-तोयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन, हमारे इंटेलिजेंस कहते हैं कि तकरीबन उनके पास 60 ड्रोन आ चुके हैं। तो ये तो है ही है, और ये मंगला से उड़ रहे हैं, इन जगहों से उड़ रहे हैं। मुझे तो ये लगता है, मतलब मैं इस मामले में तो एकदम अनाड़ी हूं, लेकिन मुझे ये लगता है, और ये मैं बख्शी साहब से जानना चाहता हूं, बख्शी साहब फिर हम क्यों ना भेज दें इतने ड्रोन की वो पागल हो जो भेज रहे हैं इधर। आ रहा हूं सिवात साहब, आपका इशारा देख रहा हूं। जनरल बख्शी, देखिए साहब, मैं वही बता रहा हूं, ड्रोन वॉरफेयर का युग आ चुका है। पिछले साल जो आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हुआ, उसमें अजरबैजान ने आर्मेनिया के घुटने टिका दिए केवल और केवल ड्रोन्स का इस्तेमाल करके। साहब, ये जो जम्मू में ड्रोन स्ट्राइक हुई, ये बहुत खतरनाक थी। इट वाज tantamount टू एन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। हमको उसी वक्त क्लियर कर देना चाहिए। बहुत बड़ा चैलेंज है सर। आपको इस लाइन के साथ बीच में रोक रहा हूं, सिवात साहब से कंक्लूडिंग रिमार्क ले रहा हूं। 30 सेकंड बचे हैं सिवात साहब, प्लीज। देखो दिनेश, इसमें ये शक नहीं होना चाहिए, ये अभी नहीं हो रहा है, ये लास्ट 4-5 साल से पाकिस्तान इन्वॉल्व है आपको ड्रोन के मदद से एक्सप्लोसिव अम्यूनिशन और आर्म भेजने के लिए। कहीं ना कहीं हमारी इसमें खामी रह गई है। ये राजस्थान से लेके पूरे जम्मू कश्मीर तक ये बार बार भेज रहा है, और तभी इसके आर्म्स एंड अम्यूनिशन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर खत्म नहीं हो रहे। इन्फिल्ट्रेशन तो रुक गई है, मगर इन्फिल्ट्रेशन रुक गई है। ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। ये जो सिवात साहब कह रहे हैं, सुनिए, कि उधर से आतंकवादी तो आने बंद हो गए, लेकिन अब भी असलहे आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? ड्रोन के जरिए आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण इनपुट देने के लिए। और इससे पहले कि आप सबसे मैं अपने दर्शकों से विदा लूं, एक महत्वपूर्ण खबर आप सबको बता दूं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में चीन को जबरदस्त नुकसान हुआ है। चीन में घटते व्यापार से भारत को बम्पर मुनाफा। बीते 1 साल में भारत का निर्यात 25% बढ़ा। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने चीन से आयात घटाया। अमेरिकी आयात बाजार में भारत की हिस्सेदारी 9.1% हुई। आज के लिए अड़ी में इतना ही। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।